बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक के लेक्चर्स में हमने दो मेन चीज़ें जो हैं वो पढ़ ली हैं। एक हमने देखा कि जो वेव्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज जो हैं उनकी पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करती है। ठीक है। इसी तरह हमने ये भी वेरीफाई किया, ये भी देखा कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेव नेचर एग्जिस्ट करती है, यानी कि दोनों तरह की चीज़ें दोनों तरह के बिहेवियर शो कर सकती हैं। ठीक है। वेव नेचर कैसे शो होती है? जब कोई चीज़ डायफ्रेक्शन शो करती है, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इस तरह की प्रॉपर्टीज जब शो करती हैं तो उसमें जो है वो हम कहते हैं कि अ, ये वेव नेचर हो रही है। ठीक है। और पार्टिकल नेचर कब होती है? जब कोई इस तरह की इंटरेक्शन हो, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, उस वक्त जो है वो पार्टिकल नेचर शो होती है। ठीक है। तो ये हमने अब तक के लेक्चर्स में पढ़ लिए। तो यहाँ से हम एक बात ये भी सोच सकते हैं कि पार्टिकल वेव नेचर शो कर रहा है, इसी तरह वेव पार्टिकल नेचर शो कर रही है। ठीक है। दोनों चीजें दोनों तरह के बिहेवियर शो कर रही हैं। इस चीज को हम वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। तो इसको डिटेल में देखते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी को। इसमें बेसिकली वही रिजल्ट्स, वही सारी बातें होंगे जो हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा उसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे अब हम। Interference and diffraction of light confirm its wave nature, while photoelectric effect proves the particle nature of light. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वेव नेचर कब शो होती है और पार्टिकल नेचर किन किन एक्सपेरिमेंट्स में शो होती है। ठीक है। तो ये आपने ये पॉइंट जहन में रखना है। Similarly, the experiments of Davison and Germer and G.P. Thomson reveal wave-like nature of electrons. And in the experiment of J.J. Thomson to find E over m, we had to assume particle-like nature of the electron. तो जो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें वेव नेचर सेटिस्फाई हुई थी, वेव नेचर शो हुई थी उस एक्सपेरिमेंट में। वहां से हमने वेव नेचर कंफर्म भी की थी। जबकि जो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करने की कोशिश की थी, चार्ज टू मास रेशियो फाइंड की थी, उसमें जो है वो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी ही थी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की ही एक एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर शो हो रही है और दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसकी पार्टिकल नेचर शो हो रही है। In the same way, we are forced to assume both wave-like and particle-like properties for all matter. तो इलेक्ट्रॉन के तो एक्सपेरिमेंट्स हमने देख लिए, इस तरह बाकी जितने भी मैटर हैं सबके लिए वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों एग्जिस्ट करती हैं। और इसी तरह लाइट, एक्स रेज, गैमा रेज एक्सेट्रा जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं हैव टू बी इंक्लूडेड इन दिस, यानी कि उनकी भी वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है। किसी एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर शो होती है, किसी एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल नेचर शो होती है। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का एक्सपेरिमेंट है। In other words, matter and radiation have dual wave particle nature. तो दोनों की डुअल नेचर होती है, वेव भी और पार्टिकल भी। एंड दिस न्यू कॉन्सेप्ट इज नोन एज वेव पार्टिकल डुअलिटी. Neil Bohr pointed out in studying his principle of complementarity that both wave and particle aspects are required for the complete description of both radiation and matter. तो नील बोहर ने कहा था कि मैटर और रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए दोनों तरह की नेचर जो है वो जरूरी होती है कंप्लीटली उनको डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है। बोथ एस्पेक्ट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट एंड आइदर मे बी रिवील्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट। तो दोनों नेचर मौजूद होती हैं, लेकिन कोई एक जो है वो किसी एक्सपेरिमेंट में शो होती है। दोनों नेचर एक ही एक्सपेरिमेंट में शो नहीं होती हैं। एक एक्सपेरिमेंट में एक ही नेचर शो होती है। ठीक है। ये आपको लाइट सोर्स नजर आ रहा है, डबल स्लिट विंडो है ये। यहाँ पे जो है ये आपको ये देखें। ठीक है। ये लाइट रेज, ठीक है, ये डबल स्लिट लगी हुई है, ये टेलीस्कोप है और ये दूसरा जो है ये पैटर्न्स बन रहे हैं। ठीक है। हम्म,
तो ये ऐसी एक एनिमेशन थी जो आपको दिखाई है। चलें वापस आते हैं टॉपिक पे। However, both aspects cannot be revealed simultaneously in a single experiment. Which aspect is revealed is determined by the nature of the experiment being done. तो वही बात कि दोनों नेचर एक ही एक्सपेरिमेंट में शो नहीं हो सकती, कोई एक नेचर शो होती है, और वो कौन सी होगी, वेव नेचर होगी वो या पार्टिकल नेचर होगी, वो डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंट किस टाइप का है। For example, if you put a diffraction grating in the path of a light beam, it would reveal it as a wave. आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रख देंगे तो जाहिर है लाइट जो है वो डायफ्रैक्शन परफॉर्म करेगी, तो वेव नेचर शो हो गई। इफ यू अलाउ द लाइट टू हिट अ मेटल सरफेस, you need to regard the beam as a stream of particle to explain your observation. तो अगर वही लाइट जिसके आगे आपने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखी थी, अब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बजाय अगर आप कोई मेटल रख दें, तो जाहिर है वहां जो उसका बिहेवियर होगा वो एज अ पार्टिकल होगा, जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था। ठीक है, तो ये जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये आपको यहाँ पे भी नजर आया होगा। ठीक है, ये स्लिट्स जब लगा दी तो हमारे पास ये पैटर्न बन गए, अदरवाइज ये जो है हमारे पास, ठीक है, ये देखिए ये स्पॉट्स हमारे पास इस तरह बन रहे हैं। ऑल राइट, तो एक ही लाइट जो है उन उसका अगर आप उसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में लेके जाएं तो वो डिफरेंट नेचर शो कर देती है। ठीक है, okay, there is no simple experiment that you can carry out with the beam that will require you to interpret it as a wave and as a particle at the same time. तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता किसी एक्सपेरिमेंट में एक ही वक्त में दोनों चीजें नजर आए आपको। Light behaves as a stream of photons when it interacts with matter and behave as a wave in traveling from a source to the place where it is detected. ठीक है, मैटर के साथ इंटरेक्शन होगी तो लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करेगी, और अगर ये मूव कर रही होगी किसी एक जगह से दूसरी जगह तक, तो फिर इसकी जो है वो वेव नेचर शो होगी। इन इफेक्ट ऑल माइक्रो पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स, एटम्स एटसेट्रा, propagate as if they were waves। ठीक है, यानी कि जो प्रोपेगेशन, अब मैटर की पहले आपको लाइट की बात की है, वेव्स की बात की है, अब मैटर की बात करें कि जितने भी मैटर एटम्स हैं, सॉरी मटेरियल पार्टिकल्स हैं, मैटर है, वो सारे जब प्रोपेगेट करते हैं तो वो इस तरह से प्रोपेगेट करते हैं जैसे कि वेव्स होती हैं, एंड एक्सचेंज एनर्जीज इफ दे वर पार्टिकल। तो जब हम पार्टिकल्स की बात करते हैं तो वो मूव जब करते हैं तो वो वेव की फॉर्म में करते हैं, और जब एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो वो पार्टिकल नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये वेव पार्टिकल डुअलिटी थी। ये जो दो तीन एंड की लाइंस हमने पढ़ी हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसमें कंपैरिजन किया गया है कि लाइट कब पार्टिकल नेचर शो करती है, जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और वेव बिहेवियर कब शो करती है, जब वो ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। जबकि मैटर की जब बात की हमने, पार्टिकल्स की बात की, तो पार्टिकल्स जो हैं वो वेव नेचर कब शो करते हैं, जब वो मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, प्रोपेगेट कर रहे होते हैं। और मैटर नेचर कब शो करते हैं, जब वो एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये वेव पार्टिकल डुअलिटी है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप करेंगे खुद, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स हैं। अब ये जो हमने वेव पार्टिकल डुअलिटी पढ़ी है, सॉरी जो वेव नेचर पढ़ी है पार्टिकल्स की लास्ट लेक्चर में, क्योंकि ये उसी टॉपिक की कंटिन्यूशन है, तो अब हम वेव नेचर ऑफ पार्टिकल का उसको किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज करके देखने लगे, और वो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। The fact that energetic particles have extremely short de Broglie wavelengths has been put to practical use in many ultra-modern devices of immense importance, such as electron microscope. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर को यूज करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हम लाइट वेव यूज करते हैं। ठीक है, लाइट वेव जो है वो क्या करती है,
कि जिस जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने देखना है, बड़ा करके देखना है, वो वेवलेंथ जो है वो उसको बड़ा करके दिखाती है। ठीक है, अब कितना ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाई होगा, कितना बड़ा होगा, ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी वेवलेंथ यूज कर रहे हैं। ठीक है, वेवलेंथ अगर बड़ी है तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होगा मैग्निफिकेशन का। लेकिन अगर वेवलेंथ छोटी है, वेवलेंथ छोटी होने से मुराद है कि एनर्जी उसकी ज्यादा है, तो उस सूरत में जो आपके पास मैग्निफिकेशन आती है वो काफी बेहतर होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि मैग्निफिकेशन आपकी वेवलेंथ से एसोसिएट होती है। मजीद हम इसको टॉपिक के दौरान करेंगे, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेक्स practical use of the wave nature of electrons, which is thousands of times shorter than visible light, which enables the electrons microscope to distinguish details not visible with optical microscope। तो शुरू में ही ये बात बता दी गई है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेव है, जो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेव है, उसकी जो है वेवलेंथ वो बहुत ज्यादा छोटी है, 1000 गुना ज्यादा छोटी है एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो इस वजह से जो जब भी हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर यूज करते हैं तो वो उन डिटेल्स को भी आपको दिखाती है जिन डिटेल्स को विजिबल लाइट के साथ नहीं दिखा जा सकता ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में। In an electron microscope, electric and magnetic fields rather than optical lenses are used to focus electrons by means of electromagnetic forces that are exerted on moving charges। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या होता था, आप लाइट को फोकस करने के लिए लेंसेज यूज करते थे। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को तो लेंस से नहीं ना आप करेंगे फोकस। इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करने के लिए, उसको बीम बनाने के लिए, उसका रिजल्ट लेने के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस यूज करनी पड़ती हैं। आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर्स में, कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक साथ मौजूद हों तो मूविंग चार्जेस जो हैं वो डिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यही पर्पस है कि हम अपनी डिजायर्ड पोजीशन में उसको डिफ्लेक्ट करवा सकें। ठीक है, द रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द electrons beams are similar to the refraction effects produced by glass lenses used to focus light in optical microscope। ठीक है, तो ये एक तरह से ना आपको कंपैरिजन भी बता रहे हैं ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो ये दो तीन बातें हमने यहाँ पे कर ली जो कि डिफरेंस बता रही हैं। अच्छा, मजीद पढ़ने से पहले ना ये आप एनिमेशन देख लें। वैसे तो ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाई हुई है, लेकिन इसकी फंक्शनिंग ना ये आपको नजर आ रही है। इलेक्ट्रॉन गन है, कंडेंसर लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये बेसिकली ना ये आपको वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये बीम बन गई, आपके आगे सैंपल रखा हुआ है। सैंपल से जब रिफ्रैक्शन हुई है तो आप देख रहे हैं ये दोबारा से प्रोजेक्टर लेंस आए हैं जो इसको फोकस करेंगे स्क्रीन की तरफ इमेज बनाने के लिए। अब इस लाइट से सॉरी इस ये जो बीम आ रही है इसकी जो वेव होगी एक्चुअली वो यहाँ पे इमेज बनाने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये मैग्नीफाई होकर इमेज आया है। ठीक है, ये देख लें। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एनिमेशन थी। The electrons are accelerated to high energies by applying voltage from 30 kilovolt to several megavolts। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन सोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन गन ही है। उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कराने के लिए कोई पोटेंशियल अप्लाई किया है which ranges from 30 किलोवोल्ट to several megavolts। ठीक है, अब ये इतने हाई वोल्टेज जो हैं उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो जाहिर है उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अब स्पीड जब ज्यादा है तो अगर आपको डी ब्रॉगली रिलेशन याद हो, लेमडा इक्वल्स टू एच ओवर एम वी है, तो स्पीड जब ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली लेमडा कम होता जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ शॉर्ट होती जाएगी।
तो यही लिखा हुआ है, सच हाई वोल्टेजेस गिव एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ एंड आल्सो गिव द इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी टू पेनिट्रेट स्पेसिमेन ऑफ रीजनेबल थिकनेस। तो अब वेवलेंथ शॉर्ट होने का मतलब है कि एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। अब जब एनर्जी ज्यादा होगी तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर सकेंगे उस सैंपल के अंदर, ठीक है। A resolution of 0.5 to 1 nanometer is possible with a 50 kilovolt microscope as compared to best optical resolution of 0.2 micrometer। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है उसकी बेस्ट रेजोल्यूशन भी जो है ना वो 0.2 माइक्रोमीटर है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसमें जो बेस्ट रेजोल्यूशन आपको मिल सकती है 50 किलो वोल्ट वोल्टेज के साथ, वो 0.5 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर होती है। ये माइक्रोमीटर में और ये नैनोमीटर में, यानी कि इतनी अच्छी रेजोल्यूशन आपको देंगे, ठीक है। तो शुरू में मैंने एक मैग्निफिकेशन का जिक्र किया था, तो मैग्निफिकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रेजोल्यूशन होती है। अगर आप चीज को मैग्नीफाई करते जाएंगे तो वो ब्लर होती जाएगी, आपको डिटेल्स नहीं नजर आएंगी उसमें। तो रेजोल्यूशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है ना वैसे वैसे आपको रेजोल्यूशन अच्छी मिलती जाती है, ठीक है। A schematic diagram of the electron microscope is shown in figure. The magnetic conducting lens concentrates the beam from electron gun to the specimen. ये आपको कंडेंसर नजर आ रहा है, मैग्नेटिक कंडेंसर। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो ये मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हो गए। तो आप समझ लें जैसे मैग्नेट लगा होता है ना, उस तरह ये मैग्नेट लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक कंडेंसर को मैग्नेट समझ लें। तो जब मैग्नेटिक फील्ड है तो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होंगे, तो दोनों साइड्स ये आप देख रहे हैं कि स्प्रेड होकर आ रही हैं, लेकिन एंड पर जाकर क्या होता है, ये स्पेसिमेन की तरफ फोकस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिमेन पर आ जाती है। फिर उसके बाद आगे ऑब्जेक्टिव, मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लगा होता है। अब ये लेंस नहीं है, ये मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट फिर इसी तरह स्प्रेड होगी, स्प्रेड होकर तो ये आपके पास एक इंटरमीडिएट इमेज बनेगा, ठीक है। फर्स्ट इमेज इसको कह लें। दोबारा से आगे प्रोजेक्टर लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स आ रही हैं जिन्होंने फर्स्ट इमेज बनाया था, इनको दोबारा से फोकस करते हैं, ठीक है। फोकस करके एक सेकंड इमेज बनाते हैं जो कि पहले से ज्यादा, इस फर्स्ट इमेज से थोड़ा सा ज्यादा मैग्नीफाई होता है और उसकी रेजोल्यूशन भी अच्छी होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर scattered out of the beam from a thicker part of the specimen. The transmitted beam before therefore has optical differences in density that correspond to the features of the specimen. तो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब स्कैटर होते हैं तो वहां से जो है ना कि डेंसिटी में चेंज आता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहीं फॉल कर रहे हैं, तो वो बेसिकली ना डेंसिटी में चेंज आते हैं। ये डेंसिटी में जो चेंज है ना वो स्पेसिमेन के फीचर्स को शो करते हैं, ठीक है। जैसे एक्सरेज होती है ना, एक्सरेज किस पैटर्न पे एक्सरे इमेज बनता है कि कहीं डेंसिटी ज्यादा होती है कहीं डेंसिटी कम होती है। तो जहाँ पे वो क्रैक होता है जाहिर है वहां पे डेंसिटी नहीं है, तो वहां पे वो पोर्शन जो है वो क्रैक पूरा बन जाता है, बाकी में वाइट वाइट पोर्शन आपको नजर आता है, ठीक है। इसी तरह से जो है यहाँ पे भी डेंसिटी चेंज होगी जिससे फीचर्स जो है वो प्रोमिनेंट होंगे। The objective and intermediate lenses produce a real intermediate image, and projection lens forms the final image, which can be viewed on a fluorescent screen or photographed on special film known as electron micrograph। तो ये इसी को एक्सप्लेन किया गया है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये जो फर्स्ट इमेज बना था इंटरमीडिएट था, और फिर उसके बाद फाइनल इमेज जो बना फोटोग्राफिक फिल्म पर। A three-dimensional image of remarkable quality can be achieved by a modern version called scanning electron microscope। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद एक और एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या SEM कहते हैं,
ठीक है। तो अगर आपने 3 डायमेंशनल इमेज लेना है तो आपको SEM यूज करनी पड़ेगी, जो कि आप समझ लें मॉडर्न वर्जन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ठीक है। तो इस तरह से हम वेव नेचर यूज करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से काम लेते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच।